नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सिंधु नदी तंत्र के बारे में दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसकी सहायक नदियों के बारे में इन सभी के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, सिंधु नदी तंत्र की आज की हमारी क्लास है। तो यहाँ पर दोस्तों एक मैप बना लेते हैं जिससे आसानी से जानेंगे। तो ये हमने एक मैप बना लिया। और यहाँ पर यदि इसकी बात करते हैं तो दोस्तों ये तिब्बत है। याद रखें दोस्तों, तिब्बत, ये तिब्बत मानसरोवर, तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है। यहाँ पर ये निकल रही है दोस्तों सिंधु नदी। और ये लद्दाख श्रेणी को काटते हुए इंडिया से बाहर आती है और पाकिस्तान की तरफ बहती है। और पाकिस्तान होते हुए कहाँ पर, अरब सागर में अपना जल गिराती है। दोस्तों कहाँ पर, अरब सागर में अपना जल गिराती है। यदि इसकी बात करते हैं जहाँ से इंडिया में, यहाँ से दोस्तों जब ये इंडिया में प्रवेश करती है तो ये कौन सी जगह है, यानी दम चौक से ये इंडिया में प्रवेश करती है। यानी सिंधु नदी दम चौक से इंडिया में प्रवेश करती है और लद्दाख श्रेणी को काटते हुए पाकिस्तान में जाती है। याद रखें दोस्तों, लद्दाख श्रेणी को काटते हुए भारत में बहती है और उसके बाद भारत से निकल जाती है, भारत से बाहर, यानी बाहर भारत में दम चौक से भारत में प्रवेश करती है। लेकिन भारत से बाहर किस जगह से जाती है, तो चिल्लास से जाती है। याद रखें दोस्तों, चिल्लास, ये वाली जगह है चिल्लास, जहाँ से सिंधु नदी भारत से बाहर निकल जाती है और भारत में प्रवेश करती है दम चौक से। याद रखें दोस्तों, कहाँ से, दम चौक से। ये कौन सी श्रेणी है, ये है लद्दाख रेंज। कौन सी है दोस्तों, लद्दाख रेंज। और नीचे वाली की यदि बात करते हैं तो ये है जास्कर रेंज। कौन सी है दोस्तों, ये है जास्कर रेंज। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यानी सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के मध्य बहती है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है। कौन सी नदी है दोस्तों, ये है सिंधु नदी। याद रखें दोस्तों, ये है सिंधु नदी। तो ये था दोस्तों इसका उद्गम स्थल। अब देखेंगे इसका अन्य जानकारियों के बारे में इसके देखेंगे। लिखेंगे यहाँ पर सिंधु नदी। यदि सिंधु नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम का मतलब होता है, उद्गम यानी ओरिजिन दोस्तों, जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। तो यदि बात करते हैं इसके उद्गम की तो कैलाश पर्वत से निकलती है। कहाँ से, कैलाश पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। लेकिन पूछा जाए सिंधु नदी किस झील से निकलती है या किस ग्लेशियर से निकलती है, तो इनको भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। झील से पूछे या ग्लेशियर से या पर्वत से, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो किस झील से निकलती है, तो मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। अगर ग्लेशियर से पूछा जाए तो बोखरचू ग्लेशियर से, बोखरचू ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। याद रखें दोस्तों, कहाँ से, बोखरचू ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। याद रखेंगे। अब अब सिंधु नदी का चाहे उद्गम पर्वत से पूछे, यानी किस पर्वत से सिंधु नदी का उद्गम होता है, कैलाश पर्वत से। झील पूछा जाए मानसरोवर झील से, ग्लेशियर पूछा जाए बोखरचू ग्लेशियर से। और यदि इसकी लंबाई की यदि बात करते हैं, लंबाई की, इसकी लेंथ कितनी है, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद रखें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लंबाई भी पूछी जाती है। तो याद रखेंगे इसको, कितनी, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद रखेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए अन्य जानकारी देखते हैं। अब सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी है, इसका उद्गम तो आपने देख लिया, कैलाश पर्वत से होता है, मानसरोवर झील से, बोखरचू ग्लेशियर से। अब इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ये किस दिशा में बहती है, किस श्रेणी को काटती है, किन श्रेणियों के मध्य बहती है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो यदि बात करते हैं
सिंधु नदी, सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बाम के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, सिंगी किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्बाम के नाम से जो है जाना जाता है। सिंगी खम्बाम के नाम से जो है जाना जाता है सिंधु नदी को तिब्बत में। याद रखें दोस्तों, सिंधु नदी को जो है तिब्बत में सिंगी खम्बाम के नाम से जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी सिंधु नदी को जो है तिब्बत में सिंगी खम्बाम के नाम से जो है जाना जाता है। और यदि पूछा जाए सिंधु नदी जो है किस दिशा में बहती है? सिंधु नदी किस दिशा में जो है बहती है? किस दिशा में बहती है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। याद रखें दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। याद रखें दोस्तों, उत्तर पश्चिम में जो है कौन सी नदी बहती है? तो उत्तर पश्चिम की यदि बात की जाए तो सिंधु नदी जो है उत्तर पश्चिम दिशा में जो है बहती है। याद रखेंगे। और सिंधु नदी किस श्रेणी को जो है काटती है? सिंधु नदी किस श्रेणी को काटती है? यहाँ पर लिखेंगे सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटती है। याद रखें दोस्तों, सिंधु नदी जो है किस श्रेणी को जो है काटती है? तो सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को जो है काटती है। और किन दो श्रेणियों के मध्य से जो है बीच बहती है? तो लिखेंगे सिंधु नदी किन श्रेणियों के मध्य बहती है? तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख और जास्कर के बीच, लद्दाख और जास्कर के मध्य बहती है। जास्कर के मध्य। याद रखें दोस्तों, इन दोनों श्रेणियों के मध्य जो है बहती है सिंधु नदी। याद रखेंगे। अब सिंधु नदी की यदि बात की जाए तो सिंधु नदी का मुहाना कहाँ पर है? याद रखें दोस्तों, सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। मुहाने से मतलब होता है जहाँ पर जो है जाकर नदी अपना पानी जो है गिरा देती है और उससे आगे जो है नहीं बढ़ती है। याद रखें दोस्तों, सिंधु नदी जो है अपना मुहाना अरब सागर में जो है बनाती है। दोस्तों कहाँ पर? अरब सागर में जो है ये अपना मुहाना जो है बनाती है। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं पंचनद, पंचनद से मतलब है, पंचनद मतलब पंजाब में बहने वाली 5 नदियों को जो है पंचनद के नाम से जो है जाना जाता है। ये कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो झेलम हो जाती है, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 5 नदियाँ पंजाब में बहती हैं। इसीलिए पंजाब को जो है पंचनद के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पंचनद, पंजाब में बहने वाली 5 नदियाँ। तो कौन कौन सी हैं पंजाब में बहने वाली 5 नदियाँ? तो सबसे पहला आता है दोस्तों, कौन सा है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। याद रखें दोस्तों, सतलुज पंजाब में बहने वाली 5 नदियाँ यानी पंचनद, ये हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों किस पर? सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौते की यदि बात की जाए तो ये सिंधु जल समझौता जो है कब हुआ था? 1960 में हुआ था। याद रखें दोस्तों, सिंधु जल समझौता जो है कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और इस समझौते में जो है 20% पानी जो है भारत को मिला है। किसे दोस्तों? भारत को। और 80% पानी जो है 80% पानी जो है पाक को यानी पाकिस्तान को जो है मिला है सिंधु जल समझौता 1960 के तहत। याद रखेंगे।
अब यहाँ पर यदि बात करते हैं तो पूर्वी नदियाँ यानी भारत के हिस्से में जो है कौन सी नदियाँ आई हैं और पाकिस्तान के हिस्से में जो है कौन सी नदियाँ आई हैं, तो इनको भी जो है देख लेते हैं। पूर्वी नदियाँ, पूर्वी नदियों की यदि बात की जाए ब्यास, रावी, सतलुज, भारत के हिस्से में आई हैं, भारत के हिस्से में जो है आई हैं। और यदि बात करते हैं पश्चिमी नदियों की, पश्चिमी नदियाँ, पश्चिमी नदियों की यदि बात करते हैं तो कौन सी दोस्तों? चिनाब, झेलम, और कौन सी है? सिंधु। ये तीनों जो है पाक के हिस्से में आई यानी पाक के हिस्से में आई हैं। याद रखें दोस्तों, तो ये हैं भारत के हिस्से में आने वाली नदियाँ और पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली नदियाँ। कितना पानी भारत को मिला है सिंधु जल समझौता के तहत, और कितना पानी जो है भारत को जो है मिला है। याद रखें दोस्तों, भारत और पाक को जो है कितना कितना पानी मिला है, ये सिंधु जल समझौते 1960 के तहत जो है हमने जाना है। सिंधु जल समझौता 1960 के तहत जो है भारत को 20% पानी, 80% पाक को मिला है। पूर्वी नदियाँ ब्यास, रावी, सतलुज भारत के हिस्से में आई हैं। पश्चिमी नदियाँ चिनाब, झेलम, सिंधु पाकिस्तान के हिस्से में जो है आई हैं। याद रखें दोस्तों, पाकिस्तान के हिस्से में जो है आई हैं। आप देखते हैं दोस्तों दोआब, दोआब से मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि को जो है दोआब जो है कहा जाता है। तो कुछ दोआब हैं, इनसे भी जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी जो है यहाँ पर लिखेंगे। दोआब, दोआब की यदि बात करते हैं तो दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि को जो है क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच की भूमि को याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर लिखेंगे बिष्ट, बिष्ट दोआब। तो कौन सी दो नदियाँ मिलकर जो है बिष्ट दोआब बनाती हैं, तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ब्यास और सतलुज नदियों के बीच का भाग। याद रखें दोस्तों, यानी ब्यास और सतलुज नदियों के बीच का भाग जो है बिष्ट दोआब जो है कहलाता है। क्या कहलाता है? बिष्ट दोआब जो है कहलाता है। इसके बाद आता है दोस्तों बारी दोआब। बारी दोआब को जो है कौन सी दो नदियाँ मिलकर बनाती हैं? बारी दोआब की यदि बात की जाए, बारी दोआब की यदि बात की जाए तो ब्यास और रावी, ब्यास और रावी नदियों के बीच का, यानी रावी और ब्यास और रावी नदियों के बीच का जो भाग है उसको बारी दोआब जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? बारी दोआब जो है कहा जाता है। अब आता है दोस्तों रचना दोआब। क्या? रचना दोआब। रचना दोआब जो है किन दो नदियों के बीच का भाग है? रचना दो आब। कौन सी दो नदियाँ मिलकर जो है बनाती हैं इसको? यदि बात करते हैं रावी, रावी और चिनाब नदियों के बीच का भाग। याद रखें दोस्तों, रावी और चिनाब नदियों के बीच का भाग जो है क्या कहलाता है? रचना दोआब जो है कहलाता है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों कौन सा? अभी चज दोआब। याद रखें दोस्तों, चज दोआब। चज दोआब की यदि बात करते हैं तो चिनाब और झेलम नदियाँ मिलकर जो है बनाती हैं। कौन कौन सी? चिनाब और झेलम, झेलम नदियों के बीच का भाग, यानी चिनाब और झेलम नदियों के बीच का जो भाग है उसको चज दोआब जो है कहा जाता है। और एक दोआब और बचा दोस्तों सिंध सागर दोआब। याद रखें दोस्तों, सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब की यदि बात करते हैं तो इसको जो है कौन कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती है? झेलम,
झेलम और सिंधु नदियों के बीच का भाग। याद रखें दोस्तों, झेलम और सिंधु नदियों के बीच के भाग को जो है सागर, सिंधु सागर दोआब जो है कहा जाता है। इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच के भाग को जो है, बीच के भाग को जो है क्या कहा जाता है दोस्तों? बीच के भाग को यदि बीच का भाग जो है क्या कहलाता है? दोआब जो है कहलाता है। बिष्ट दोआब की यदि बात करते हैं, ब्यास और सतलुज नदियों के बीच का जो भाग है उसको बिष्ट दोआब। बारी दोआब की यदि बात करते हैं, ब्यास और रावी नदियों के बीच का भाग जो है बारी दोआब कहलाता है। रचना दोआब की यदि बात करते हैं, रावी और चिनाब नदियों के बीच का जो भाग है इसको रचना दोआब। चज दोआब की यदि बात करते हैं, चिनाब और झेलम नदियों के बीच का जो भाग है इसको चज दोआब कहा जाता है। सिंध सागर दोआब की यदि बात करते हैं, सिंधु और झेलम और सिंधु नदियों के बीच का जो भाग है इसको सिंध सागर दोआब जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, आप देखेंगे नदियों के बारे में, यानी झेलम नदी के बारे में अब इनकी, यानी जो 5 नदियां हैं इनको एक एक करके जो है जानेंगे। तो सबसे पहला आता है झेलम। झेलम नदी की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसका देखेंगे हम उद्गम। उद्गम कहाँ से? उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है इसका उद्गम? तो कहाँ से? बैरीनाग नामक स्थान से। याद रखें दोस्तों, नामक स्थान से। लेकिन पूछा जाए किस झील से होता है तो शेषनाग झील से। किससे? शेषनाग नाग झील से जो है इसका उद्गम होता है। याद रखें दोस्तों, स्थान पूछा जाए बैरीनाग से, लेकिन झील पूछा जाए तो शेषनाग झील से जो है इसका उद्गम होता है। अब इसकी सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ कौन कौन सी है इसकी? यदि इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो पोहरू, और कौन सी दोस्तों? पोहरू के बाद आती है किशन गंगा। ये दोनों नदियाँ जो हैं इसकी सहायक नदियाँ। याद रखें दोस्तों, झेलम की सहायक नदियाँ पोहरू और किशन गंगा, इसकी ये 2 सहायक नदियाँ हैं। याद रखेंगे। अब यदि बात करते हैं, जो ये झेलम नदी है ये चिनाब नदी में जो है कहाँ पर जाकर मिलती है? तो पाकिस्तान का झंग स्थान है, तो वहाँ पर जो है चिनाब नदी में जाकर जो है मिल जाती है। झेलम नदी, झेलम नदी चिनाब नदी में पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर मिलती है। याद रखें दोस्तों, यानी जो झेलम नदी है ये चिनाब नदी से पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर जो है मिलती है। याद रखें दोस्तों, यानी झेलम नदी की यदि बात की जाए इसका उद्गम होता है बैरीनाग नामक स्थान से। अगर झील पूछा जाए शेषनाग झील से। सहायक नदियाँ पोहरू और किशनगंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं। झेलम नदी चिनाब नदी में जो है कहाँ पर मिलती है? पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर जो है मिलती है। याद रखें दोस्तों, अब आती है चिनाब नदी। दूसरी नदी आती है दोस्तों चिनाब नदी। कौन सी दोस्तों? चिनाब नदी। चिनाब नदी की यदि बात की जाए तो इसका पहले देखेंगे पुराना नाम। इसका पुराना नाम क्या था? यानी चिनाब नदी को जो है प्राचीन काल में किस नाम से जो है जाना गया? अस्किनी के नाम से जो है जाना गया है। किसके नाम से? अस्किनी के नाम से। और यदि इसके उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? बारालाचिला से। याद रखें दोस्तों, बारालाचिला दर्रे से जो है इसका उद्गम होता है। कहाँ से? बारालाचिला दर्रे से जो है इसका उद्गम होता है। दोस्तों किसका उद्गम होता है यहाँ से? इसका उद्गम होता है चिनाब नदी का। याद रखेंगे, किसका? चिनाब नदी का जो है उद्गम होता है। और यहाँ पर लिखेंगे सिंधु नदी की जो है सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। तो लिखेंगे इसको चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों, चिनाब नदी जो चिनाब नदी है ये सिंधु नदी की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों, अब चिनाब नदी की यदि बात की जाए तो चिनाब नदी जो है 2 नदियों से मिलकर बनी है। तो कौन कौन सी? चिनाब नदी चंद्र और भागा इन 2 नदियों के मिलने से जो है बनती है। और
इनकी यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के टंडी नामक स्थान पर जो है ये दो नदियाँ मिलती है और हिमाचल प्रदेश में जो है इसको चंद्रभागा के नाम से जो है जाना जाता है। तो लिखेंगे इसको चिनाब नदी। चिनाब नदी की यदि बात करते हैं तो चंद्र और भागा दो नदियों के आपस में मिलने से बनती है। याद रखें दोस्तों, यानी जो चिनाब नदी है ये किन दो नदियों के मिलने से जो है बनती है। तो चंद्र और भागा ये दो नदियां हैं, इनके मिलने से जो है चिनाब नदी बनती है। याद रखें दोस्तों, चिनाब नदी जो है बनती है। यदि चिनाब नदी की बात की जाए तो इसको हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से जो है जाना जाता है। चंद्र और भागा, चंद्र और भागा नदियां हिमाचल प्रदेश के टंडी नामक स्थान पर मिलती हैं। कहाँ पर? टंडी नामक स्थान पर जो है मिलती हैं। याद रखें दोस्तों, यानी ये चंद्र और भागा ये दोनों नदियाँ जो हैं हिमाचल प्रदेश के टंडी नामक स्थान पर जो है मिलती हैं और इन्हीं दोनों नदियों के मिलने से जो है चिनाब नदी जो है बनती है। और इन दोनों जब ये टंडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो इनको जो है चंद्रभागा के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्र भागा के नाम से जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, चंद्रभागा के नाम से जो है जाना जाता है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चिनाब नदी की यदि बात की जाए तो इसका पुराना नाम है अस्किनी। उद्गम कहाँ से होता है? बारालाचिला दर्रे से। चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। चिनाब नदी चंद्र और भागा दो नदियों के आपस में मिलने से बनती है। चंद्र और भागा जो है ये दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश में जो है टंडी नामक स्थान पर जो है आपस में मिलती है और हिमाचल प्रदेश में जो है चिनाब नदी को जो है चंद्रभागा के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।